इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं या जिसको पढ़ने वाले हैं, वो मैंने लिया है आर्थिक विचारों के इतिहास किताब से। और जो टॉपिक है वह है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र क्या है, या संस्थापित अर्थशास्त्र क्या है, या उसी के नीचे लिखा है परंपरावादी अर्थशास्त्र क्या है। इसी में जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है एडम स्मिथ और उसके पूर्वज, अर्थात एडम स्मिथ के बारे में थोड़ा हम यहाँ पे जानेंगे और थोड़ा सा उसके जो पूर्वज थे उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र, संस्थापित अर्थशास्त्र और परंपरावादी, ये तीन शब्द हैं। ये जो तीनों शब्द हैं एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि प्रतिष्ठित अलग हो गया, संस्थापित अलग हो गया, परंपरावादी अलग हो गया। ये तीनों एक ही हैं। तीनों का मीनिंग क्या है? एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र है तो प्रतिष्ठित है, चाहे वो संस्थापित है चाहे परंपरावादी है, उसको कहते हैं इंग्लिश में क्लासिकल, और अर्थशास्त्र को कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र क्या होगा सामान्य भाषा में, कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो विचार धाराएं, जो नियम बनाए, वही नियम क्या कहलाए? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र कहलाए। आगे इधर देखिए कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र था, ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? तो वह 18वीं और 19वीं सदी में, 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। जैसे वणिकवाद का विकास या प्रकृतिवादी विचारधारा का विकास भी यहीं हुआ, लेकिन पहले आया वणिकवाद, उसके बाद आया प्रकृतिवाद, और उसके बाद विधिवत रूप से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की नींव रखी गई। तो कुल मिलाकर कहने का क्या अर्थ है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ, अर्थात यूरोपीय जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इस अर्थशास्त्र का विकास किया, इसका प्रतिपादन किया, इसको विकसित करने में अपना योगदान दिया। तो संस्थापित अर्थशास्त्र का जो फाउंडर माना जाता है, जो कि अर्थशास्त्र का पिता भी कहलाता है, जनक भी कहलाता है, तो लिखा है यहाँ पे संस्थापित अर्थशास्त्र का प्रणेता, प्रेरणा देने वाला कौन था? अर्थशास्त्र की नींव डालने वाला कौन था? एडम स्मिथ था। एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं, क्योंकि एडम स्मिथ ने अपने से पहले जो अर्थशास्त्री थे उनके जो विचार थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में जो विचार दिए थे, उसने उनको विधिवत रूप से इकट्ठा किया, वैज्ञानिक ढंग से उनको इकट्ठा किया, क्रमबद्ध ढंग से उनको इकट्ठा किया और किताब लिख डाली। और उस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या था उस किताब का नाम? वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई, बाजार में आई छपकर। तो तब जाके माना जाता है कि एडम स्मिथ ने क्या किया था? अर्थशास्त्र की रचना की थी, अर्थात अर्थशास्त्र जो विषय है यहां पर उसकी नींव डाली थी। ओके, वो भी कब? 1776 में। और आज कौन सा सन चल रहा है? 2023। तो बहुत साल पहले की बात हो रही भाई। तो कितना एक्सलेंट आदमी रहा होगा, और हम आज भी उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। अगला यहीं पे मेरे 4th नंबर पर लिखा हुआ है कि प्रमुख संस्थापित अर्थशास्त्री, अर्थात जो मेन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, प्रतिष्ठित संस्थापित परंपरावादी जो मेन अर्थशास्त्री थे, कौन कौन थे? पहला नंबर तो एडम स्मिथ का ही आता है। पहला नंबर एडम स्मिथ का है। उसके बाद हम देखते हैं डेविड रिकार्डो, ये भी क्या था? संस्थापित अर्थशास्त्री है ये भी, ठीक है। माल्थस, जिसने क्या है? जनसंख्या का सिद्धांत दिया। रिकार्डो का लगान का सिद्धांत है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। विलियम सीनियर आ गया, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल आ गया, और इसमें आ गया जीन बेप्टिस्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं JB से। ये हैं प्रमुख अर्थशास्त्री। अरे कौन से अर्थशास्त्री है भाई? ये है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, संस्थापित अर्थशास्त्री। ओके, आगे बात करते हैं कि ये जो एडम स्मिथ और जितने नाम हमने यहाँ पे गिने, इन्होंने अपने कौन कौन से सिद्धांत दिए अर्थशास्त्र में?
अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने क्या क्या विचार दिए अपने, उन विचारों को हम या इन विचारों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत जगह इनका वर्णन आ चुका है, कर चुके हैं। ओके, तो जो बातें एडम स्मिथ से लेकर और ये जितने नाम मैंने यहाँ पे बताए, इनके जो विचार है, इनको हम इनकी विशेषता भी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की इनकी दृष्टि से क्या विशेषताएं हो सकती है, या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है उसके, क्या फीचर है, किस आधार पर हम कहेंगे कि यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र है। तो इसके लिए जो बातें इन्होंने बताई, ये सारी की सारी बातें हमने मुख्य रूप से यहां पर लिखी हुई है। तो पहली विशेषता क्या है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की, जो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की जो मान्यताएं हैं, जो नियम हैं, उनमें पहली विशेषता, ये पहला जो सिद्धांत उनका आता है, थ्योरी आती है, उसमें उन्होंने बात की पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनका क्या मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, अर्थात सभी लोग काम पे लगे रहते हैं, फ्री कोई नहीं रहता है, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, और यदि कभी बेरोजगारी उत्पन्न भी होती है, इन्होंने कह दिया या कहा कि यदि 1000 लोग काम पे लगे हैं और मांग घट गई और 200 लोग बाहर हो गए, तो ये कुछ समय के लिए बाहर होंगे और कुछ टाइम के बाद इनको रोजगार मिल जाएगा, ऐसा मानना था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का। तो पूर्ण रोजगार का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया और पूर्ण रोजगार की बात इनके द्वारा की गई। पूर्ण रोजगार के सिद्धांत को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। दूसरा है से का बाजार नियम, क्योंकि जो पूर्ण रोजगार का सिद्धांत है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का, वो से के बाजार नियम पर आधारित है। से ने क्या कहा, उसने कहा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। जो जेबी से था वह फ्रांस का रहने वाला था, जबकि एडम स्मिथ इंग्लैंड का रहने वाला था और इंग्लैंड में ही स्कॉटलैंड पड़ता है। तो इसने भी वही कहा, अर्थात पूर्ण रोजगार की बात इसने भी की है। लेकिन से ने क्या कहा, यदि किसी समय उत्पादन क्या होता है, अधिक हो जाता है या कम हो जाता है, तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर देती है। यदि क्या हो जाती है कि बेरोजगारी जाती है, कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो उन लोगों को रोजगार देने के लिए उत्पादन करने के कुछ साधन, कुछ रिसोर्स खाली पड़े रहते हैं। जैसे सेब खाली पड़ा है, ठीक है जी, तो सेब से क्या बना दीजिए, सेब का जूस बना दीजिए, सेब का जैम बना दीजिए। तो जो लोग इनको या इसको बनाएंगे तो इनको रोजगार मिल जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण है। से का बाजार नियम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और यहाँ पे भी ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की विशेषता के अंतर्गत आता है। तीसरा है पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि हम पूर्ण प्रतियोगिता को कई बार माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। तो वही बात जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने की है। जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो क्या मानकर चलती है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, सभी वस्तुएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। ठीक है, जैसे साबुन है तो एक ही प्रकार का होगा, हमाम का होगा तो पूरे मार्केट के अंदर हमाम ही हमाम होगा। ठीक है, उसका आकार भी एक ही जैसा होगा, गंध सुगंध सब एक जैसी होगी। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बाजार में बहुत ज्यादा होगी, खरीदने और बेचने वाले क्या होंगे, बड़ी संख्या में होंगे। जो बेच रहे हैं वस्तुओं को वो भी बड़ी संख्या में होगी और जो लेने वाले हैं वो भी बड़ी संख्या में होगी। ऐसी बातें पूर्ण प्रतियोगिता में आती हैं। तो पूर्ण जो प्रतियोगिता है वो एक आदर्श विचारधारा है कि जहां पर ये बात की गई है सब कुछ अच्छा ही अच्छा पाया जाता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता एक अवास्तविक मान्यता है, एक अवास्तविक धारणा है जो कि मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता भी जो विचार है वो किसका है, संस्थापित या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार है, चाहे एडम स्मिथ ने, डेविड रिकार्डो, सबका यही मानना था। अगला है उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम की इन्होंने व्याख्या की, एग्रीकल्चर के अंदर क्या उत्पन्न होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। यदि हम क्या करते हैं कि कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और एक साधन को परिवर्तनशील करते हैं तो उत्पादन घटने लगता है, जिसे उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। इसकी बात इन्होंने की। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही उत्पत्ति वृद्धि नियम भी होता है, उत्पत्ति समता नियम भी होता है, उस पर इन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया। ज्यादा ध्यान इन्होंने दिया कि
उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पादन के जो 4 साधन हैं, उनमें से 3 को स्थिर कीजिए और एक को बढ़ाते जाइए। जैसे श्रम है 1, 2, 3, 4 इस प्रकार बढ़ाइए। जमीन अपनी जगह स्थिर रहेगी, पूंजी अपनी जगह खड़ी रहेगी। 50 रुपये लगा तो 50 रुपये रहेगा, यानी कि लेबर को बढ़ाइए तो जो उत्पादन होगा वो लेबर को जितना हम दिहाड़ी दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, उसकी तुलना में उत्पादन क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन जो गेहूं आएगा या कोई भी फसल है उसका उत्पादन जो मजदूरी दे रहे हैं उसका मूल्य उसकी तुलना में बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये बात इन्होंने की। उत्पत्ति ह्रास नियम। अगला देखिए, निवेश और बचत की समानता। इन्होंने क्या कहा, निवेश और बचत जो होती है एक दूसरे के बराबर होती है। यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है S इज इक्वल टू आई। एस फॉर होता है सेविंग और आई फॉर होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट निवेश कहो या इसको विनियोग कहो, एक ही बात है। ठीक है, बचत हो गया। तो बचत और निवेश में समानता द्वारा इन्होंने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होता है। और बचत और निवेश में संतुलन कौन स्थापित करता है, इन्होंने कहा ब्याज की दर। ब्याज की दर घटती बढ़ती रहती है भाई, ठीक है, तो वह क्या करती है, निवेश और बचत में समानता लाने का काम करती है। इसी के आधार पर रोजगार के सिद्धांत को भी इन्होंने क्या कहा या क्या करने का काम किया, समझाने का काम किया, बचत और निवेश की समानता के द्वारा। ठीक है, बचत और निवेश में समानता कौन स्थापित करता है, एक बार पुनः, ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या होती है, कभी 3% रहती है, कभी 4% रहती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है मुक्त व्यापार नीति, 6 नंबर पे। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे इनका मानना क्या था कि व्यापार फ्री होना चाहिए विभिन्न देशों के बीच, इनके आपस में व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए यह जो थे फ्री ट्रेड के पक्षधर थे, मुक्त व्यापार नीति के पक्षधर थे। इसके संदर्भ में जो एडम स्मिथ था, इसने क्या कहा, क्योंकि वह स्कॉटलैंड में रहता था, तो उसने कहा कि हम जो यहाँ अंगूर पैदा कर रहे हैं स्कॉटलैंड में, कांच घरों में, कांच घर क्या होता है, जैसे पॉली हाउस है, ठीक है, कि ठंडा वहां ज्यादा रहता है, तो इधर पूरा कांच का घर, रोशनी अंदर गई लेकिन बाहर नहीं आएगी, जो गर्मी है अंदर, सूर्य की रोशनी अंदर गई, अंदर वो गर्म हो जाएगा पूरा कांच घर, और फिर बाहर आने की उसमें सुविधा नहीं रहती है, तो उससे क्या होता है, कमरा हो जाता है गर्म, और जो अंगूर के पौधे हैं उनको बढ़ने में सहायता मिलती है। तो उसने कहा ऐसा मत कीजिए, उन्होंने कहा बगल में हमारा जो देश है फ्रांस, वहां से अंगूर मंगाइए, क्योंकि वहां अंगूर स्कॉटलैंड की तुलना में वहां पैदा करना सस्ता है। तो जहां सस्ता मिल रहा है, अर्थात फ्रांस में सस्ता मिल रहा है, वहां से अंगूर मंगाइए और स्कॉटलैंड में अंगूर का प्रोडक्शन करना बंद कर दीजिए। जो इस बात की ओर दर्शाता है कि वह मुक्त व्यापार के पक्ष में था। मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है कि विभिन्न देशों के बीच व्यापार होना चाहिए और एक दूसरे को या एक दूसरे देश के द्वारा आने जाने वाली जो वस्तुएं हैं उन पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यह है मुक्त व्यापार नीति संस्थापित अर्थशास्त्रियों की। अगला देखिए, 7वां है व्यक्तिगत और सामाजिक हितों की अनुरूपता। 7वें नंबर पर है व्यक्तिगत और सामाजिक हितों की अनुरूपता। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे इनका क्या मानना था, ये क्या मानकर चल रहे थे कि व्यक्ति जो काम करता है और जो ये सोच रहा है कि जिस आर्थिक काम को मैं कर रहा हूं, जिस उत्पादन कार्य को मैं कर रहा हूं, वो मेरे लिए लाभदायक है, तो इसका अर्थ ये हुआ यह देश के लिए या समाज के लिए भी लाभदायक है। यह है इसका अर्थ। यानी कि व्यक्ति जो काम इस करके कर रहा है कि ये मेरे लिए फायदेमंद है, तो वही काम समाज के लिए भी क्या होगा, फायदेमंद होगा। इसको उन्होंने कैसे समझा है, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का जो उत्पादन होता है, तो जब सारे व्यक्तियों के उत्पादन को हम जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय उत्पादन बन जाता है। तो जो एक व्यक्ति उत्पादन को बढ़ाएगा तो उससे देश का टोटल जो है उत्पादन बढ़ेगा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा, कुल मिला के जीडीपी बढ़ेगी। तो क्या कहा या क्या कह सकते हैं हम कि व्यक्ति जो आर्थिक कार्य करता है, जो प्रोडक्शन करता है, यदि वह उसके हित में है तो वह समाज के हित में भी होगा। ये इसी को हम दूसरे रूप में जान लेते हैं कि जो व्यक्तिगत रूप से ठीक होगा वह पूरे देश के लिए भी ठीक होगा। नेक्स्ट है निगमन रीति, डिडक्टिव मेथड। क्योंकि जब हम किसी नियम को बनाते हैं तो उसके लिए किसी रीति का हमें चयन करना पड़ता है। तो इन्होंने अपनी चीजों की व्याख्या करने के लिए
जिस रीति का इस्तेमाल किया उसे कहते हैं निगमन रीति। वैसे तो एक आगमन रीति भी है। तो निगमन रीति में इन्होंने अपने जो सिद्धांत को डेवलप करने से पहले कुछ मान्यताएं जो समाज में पहले से प्रचलित थी उनको मान लिया। ठीक है, उनको मान लिया, वो काल्पनिक थी, मान लिया, और उसके बाद जो व्यवहारिक समस्याएं थी उनको उन मान्यताओं के आधार पर सॉल्व करने का प्रयास किया। जैसे कि इन्होंने पूर्ण रोजगार के बारे में कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। तो ये कैसी मान्यता है? यह है काल्पनिक मान्यता। और इसी के आधार पर इन्होंने आगे कहा कि रोजगार तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कभी बेरोजगारी उत्पन्न होती, अति उत्पादन होता है या न्यून उत्पादन होता है, वो स्वतः दूर हो जाता है। ओके, क्योंकि इससे पहले वो देख चुके थे कि ऐसा ही हो रहा है। तो कुल मिलाकर इनकी जो नीति थी, निगमन रीति थी, जो क्या करती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाती है। पहले सामान्य चीजें जो होती है उनके बारे में बतलाती है और तब जाके विशिष्ट की ओर चलती है। तो कुल मिला के इन्होंने अपने नियमों के प्रतिपादन में निगमन रीति का इस्तेमाल किया, डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया। किसने? संस्थापित अर्थशास्त्रियों ने। अगला देखिए, आर्थिक नियमों की सार्वभौमिक सत्यता। आर्थिक नियमों की सार्वभौमिक सत्यता। इन्होंने कहा कि जो आर्थिक नियम होते हैं वो विज्ञान के नियमों की तरह हर जगह सत्य होते हैं। जैसे हमने चौक है, अभी मैं ऊपर डालता हूँ तो नीचे आ जाएगी। अब इसको चाहे अमेरिका में डालो, ऑस्ट्रेलिया में डालो, न्यूजीलैंड में डालो, चाहे अंटार्कटिका में डालो, ये सब नीचे आएगी। तो उन्होंने कहा जो आर्थिक नियम हम बता रहे हैं ये दुनिया में सभी जगह एक जैसे लागू होते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा उत्पत्ति ह्रास नियम। कैसा नियम है कि जैसे कि हर देश के अंदर यही नियम लागू होगा, यदि उत्पादन बढ़ाते हैं तो एक बार क्या होगा, उत्पादन घटने लगेगा। ऐसा नहीं कि बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा, उसकी डिमांड उतनी होती रहेगी, वो घटने लग जाएगा। ओके, तो इन्होंने कहा कि आर्थिक जो नियम होते हैं वह दुनिया में विज्ञानों के नियमों की तरह सत्य होते हैं। नेक्स्ट है अहस्तक्षेप की नीति। ये लास्ट वाला पॉइंट हमने लिया है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि संस्थापित जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, उसके फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हस्तक्षेप नीति, इनका मानना क्या था? एडम स्मिथ हो गया, चाहे डेविड रिकार्डो हो गया, जेबी से हो गया, या मील हो गया, इनका क्या मानना था कि जो सरकार है देश की उसको लोगों के आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आदमी जो काम कर रहा है भाई उसको करने दीजिए, उसमें इंटरफियर नहीं करना है, राज्य को उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना है। तो ये थे अहस्तक्षेप की नीति के समर्थक। अहस्तक्षेप की नीति के ये समर्थक थे। इनका था जाने दो रोको मत। ठीक है, जो व्यक्ति जहां जा रहा काम करने के लिए उसको करने दो, उसको रोकना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था कि गलत काम करे वहां नहीं रोकना है। कुल मिलाकर उनका कहने का मतलब ये था कि व्यक्ति को आर्थिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उस पर कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए। इसी से क्या होगा, देश जो है आगे विकास करेगा। तो इनका नारा क्या था? जाने दो रोको मत। ठीक है, इसको याद रखना है। इतने मुख्य रूप से हमने आपको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र या संस्थापित अर्थशास्त्र या परंपरावादी अर्थशास्त्र के बारे में बतला दिया, इनकी विशेषताओं के बारे में बतला दिया, या यह जो है इनके नियम है। और एडम स्मिथ जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का बाप कहलाता है, पिता कहलाता है, फादर कहलाता है, क्योंकि इसी ने ही विधिवत रूप से अर्थशास्त्र की नींव रखी थी। और जब भी हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, ठीक है, सबसे पहले ही बच्चे को समझाया जाता है 11वीं क्लास में, एडम स्मिथ कहलाता है। अब बात करते हैं कि एडम स्मिथ से भी पहले कुछ लोग थे, क्योंकि एडम स्मिथ ने तो जो विचार लिए और जो वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी, उसने जो नियम उसने लिखे उसमें, वो तो उसने अपने पहले वालों से लिए। ठीक है, लेकिन उनके जो विचार थे वो अलग अलग थे, नहीं तो वही कहलाते फादर। लेकिन इसने क्या कहा, सही ढंग से तरीके से इकट्ठा किया। ठीक है, और किताब में एकदम से छाप डाला। ओके, मान्यता मिल गई उसको और वो फादर बन गया। अब इसके पूर्वज कौन थे देखे, फ्रांसिस हचेसन। जो ये फ्रांसिस हचेसन था यह एडम स्मिथ का गुरु था भाई। ग्लासगो विश्वविद्यालय में टीचर था। कौन? फ्रांसिस हचेसन। इसने एडम स्मिथ को पढ़ाया है। ठीक है, तो इसके विचारों का प्रभाव जो था वो एडम स्मिथ के ऊपर था। ठीक है, क्योंकि गुरु जब क्या था, स्मार्ट था, तो चेला क्या हो गया, और स्मार्ट बन गया। तो वह क्या, गुरु गुरु रह गया और चेला क्या हो गया, शक्कर हो गया। तो आज गुरु को
जानते नहीं है और चेले को सब जानते हैं, एडम स्मिथ को सब जानते हैं और हचेसन बोले तो भैया जब पढ़ेंगे तभी याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। ठीक है, अगला इसका पूर्वज या जिनकी बातों का प्रभाव किस पे पड़ा, एडम स्मिथ पर पड़ा, वो था बर्नार्ड डी मैंडेविली। ठीक है, और तीसरा आता है डेविड ह्यूम। तो डेविड ह्यूम और जो एडम स्मिथ था ये दोनों आपस में फ्रेंड थे, क्या थे, दोस्त थे, और ग्लासगो विश्वविद्यालय में ही पढ़ते थे। तो इस प्रकार से 1 2 3 मुख्य रूप से ये 3 अर्थशास्त्री हैं कि जिनके विचारों का प्रभाव एडम स्मिथ पर पड़ा। ठीक है, और उसकी एक पुस्तक आती है एडम स्मिथ की, इसको भी आप याद कर लेंगे क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशंस तो उसकी किताब है ही, लेकिन यहाँ पर उसकी एक और इंपॉर्टेंट किताब को भी देख लेते हैं, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट्स। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट्स, ये जो किताब है, ठीक है, इस किताब पर जो छाप पड़ती है इन अर्थशास्त्रियों की पड़ती है। तो कुल मिलाकर क्या कहें, एक बार पुनः यहाँ पर दोहरा देते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है, क्योंकि जहां से चले थे और अंतिम पड़ाव तक हम पहुंच गए हैं, तो पहले भी देखना पड़ता है हमने आज क्या जाना कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र क्या है। इसी को हमने ये भी लिखा साफ करने के लिए कि सबकी समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना रहे कि अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश में एक ही बोलेंगे, क्लासिकल। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो संस्थापित अर्थशास्त्र है उसका विकास कहाँ हुआ, भारत में नहीं हुआ, वह 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। ठीक, हमने कहा संस्थापित अर्थशास्त्र का प्रणेता कौन था, जनक कौन था, उसमें एडम स्मिथ का नाम आता है। उसने किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। ठीक है, और वह इकोनॉमिक्स का फादर कहलाया। इसमें हमने आपको बताया प्रमुख और कौन थे, क्योंकि एडम स्मिथ ही थोड़ी था, और भी अन्य अर्थशास्त्री थे कि जिन्होंने इसमें अन्य बातें जोड़ने का काम किया। वो कौन थे, डेविड रिकार्डो था, माल्थस था, सीनियर था, स्टुअर्ट मिल था, ठीक है, जेबीसी था। इसके बाद हमने क्या कहा कि संस्थापित अर्थशास्त्र क्या है, कि संस्थापित अर्थशास्त्र वह है कि जो कि विचार संस्थापित अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गई, और क्या विचार दिए गए, ये विशेषताएं सारी हमने आपको बता दी हैं। तो आप क्या करेंगे, इन चीजों को, सारी चीजों को आपने लिखना है, केवल सुन के कुछ नहीं होने वाला है। आप इनको लिखेंगे और याद करेंगे, तो याद कर लेंगे तो फिर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा।